नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेमेस्टर 2 के माइनर वोकेशनल साइबर डिफेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉड्यूल 1 के साइबर क्राइम और इसके प्रभाव के बारे में और इनके अपराधों के बारे में कि साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं और इनके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट कैसे इतना स्प्रेड हुआ 1960 से अभी वर्तमान तक इंटरनेट का क्या इतिहास रहा, ये हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था। यदि आपने इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि धनबाद मैथ्स एकेडमी आपको मैथ्स मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ एमडीसी, माइनर, सेक और एएससी जैसे सब्जेक्ट्स की भी बेहतरीन तैयारी करवाता है। यदि आप इन सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि धनबाद मैथ्स एकेडमी आपको झारखंड के हर यूनिवर्सिटीज का कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। आप चाहे वीवीयू से हो, बीबीएमक्यू से हो या एसकेएमयू रांची यूनिवर्सिटी, एनपीयू कोल्हान यूनिवर्सिटी, इन सारे यूनिवर्सिटीज का कोर्सेज हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन में करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे साइबर क्राइम क्या होता है और इनके प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। साइबर क्राइम साइबर डिफेंस का टॉपिक है जो मॉड्यूल 1 में पूछा गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइबर क्राइम होता क्या है, व्हाट इज साइबर क्राइम। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइबर अपराधों के प्रकार, साइबर अपराध के प्रभाव, साइबर अपराध रोकथाम के उपाय, इसके बाद साइबर सुरक्षा की भूमिका, प्रसिद्ध साइबर अपराध मामले। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे। What is cyber crime? Cyber crime refers to any criminal activity carried out using computer networks or digital services. It involves the exploitation of the internet or technology to commit illegal acts, often for financial gain, disruption or personal satisfaction. Cyber crimes can target individual, organization or even government system. दोस्तों, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप जिसमें भी सक्षम है आप उसमें अपने उत्तर को लिख सकते हैं। हमने इसलिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करवाया है। आइए देखते हैं हिंदी में साइबर क्राइम क्या है। साइबर अपराध से तात्पर्य कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके की जाने वाली किसी भी आपराधिक गतिविधि से है। दोस्तों, साइबर अपराध का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके हम जो अपराधे होती है वो सारे अपराधे साइबर क्राइम में आते हैं। इसमें अक्सर वित्तीय लाभ, वैध हानि या व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए अवैध कार्य करने के लिए इंटरनेट या प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल होता है। साइबर अपराध व्यक्तियों, संगठनों या यहाँ तक कि सरकारी प्रणालियों को भी निशाना बना सकता है। दोस्तों, साइबर अपराध व्यक्तियों को तो अपना निशाना बनाता ही है, इसके साथ साथ संगठनों या किसी सरकारी प्रणालियों को भी निशाना में ले सकता है। साइबर अपराध के प्रकार। दोस्तों, साइबर अपराध के कई प्रकार होते हैं जिसमें से होता है हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर टॉकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड और रैंसमवेयर जैसे प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं हैकिंग। अपने हैकिंग का नाम आए दिन आप सुनते रहते होंगे। हैकिंग एक प्रकार का डेटा चुराने या हेरफेर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है। फिशिंग, फर्जी ईमेल भेजना या ऐसी वेबसाइट बनाना जो लोगों को व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए, धोखा देने के लिए और वैध स्रोतों की नकल करती है। फिशिंग में दोस्तों आपको फर्जी ईमेल भेजना या ऐसी वेबसाइट बनाना जो लोगों को व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए और धोखा देने के लिए और वैध स्रोतों की नकल करने के लिए की जाती है। और इसी का प्रकार है पहचान की चोरी, जैसे आप सुनते होंगे धोखाधड़ी के लिए किसी के व्यक्तिगत डेटा जैसे सामाजिक सुरक्षा नंबर या क्रेडिट कार्ड विवरण
का उपयोग करना, ये सारी चीजें पहचान की चोरी में आती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। साइबर स्टॉकिंग किसी व्यक्ति को परेशान करने या डराने धमकाने के लिए इंटरनेट या सोशल मीडिया का उपयोग करना। दोस्तों, जब हम लोग इंटरनेट या किसी सोशल मीडिया का उपयोग किसी व्यक्ति को परेशान करने या डराने धमकाने के लिए करते हैं, तो ये साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। और ये सारे साइबर क्राइम है, ये सारे साइबर क्राइम के एक प्रकार हैं। और ऑनलाइन धोखाधड़ी आप सुने होंगे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड घोटाले, नीलामी, धोखाधड़ी और निवेश योजनाएं। नहीं दादी, नहीं है, नहीं पता। और रेंसमवेयर एक प्रकार का मेलवेयर जो उपयोगकर्ताओं को उनके सिस्टम से लॉक कर देता है और पहुंच की बहाली के लिए भुगतान की मांग करता है। इसी प्रकार दोस्तों, ये सारे नोट्स आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे। और इसी में है सेवा में इनकार, जिसको हम लोग DOS कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, ओवरलोडिंग अ वेबसाइट और सर्वर टू मेक इट इनएक्सेसिबल टू यूजर्स। मतलब दोस्तों कि किसी वेबसाइट या सर्वर को उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्गम बनाने के लिए उसे ओवरलोड करना, ये सारे चीजें डिनाइल ऑफ सर्विसेज के अंतर्गत आता है। जैसे किसी वेबसाइट या सर्वर को उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्गम बनाने के लिए या उसे ओवरलोड करना, ये सारी चीजें डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद बाल शोषण, इसे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, द यूज ऑफ द इंटरनेट टू अब्यूज और एक्सप्लॉयट चिल्ड्रेन थ्रू चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन ग्रूमिंग। जब बाल अश्लीलता या ऑनलाइन सौंदर्यीकरण के माध्यम से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या शोषण करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना। दोस्तों, जब हम लोग इंटरनेट का उपयोग बाल अश्लीलता या ऑनलाइन सौंदर्यीकरण के माध्यम से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार को ये करते हैं, दर्शाते हैं, तो ये सारी चीजें बाल शोषण के अंतर्गत आता है। सॉफ्टवेयर चोरी, आपने बहुत बार देखा होगा कि एक ही सॉफ्टवेयर के कई प्रकार आपको प्ले स्टोर में मिल जाते हैं। जैसे आप कोई भी एक रैंडम सा सॉफ्टवेयर देखिएगा और उसी को सर्च कीजिएगा तो उसी के जैसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको सॉफ्टवेयर चोरी के अंतर्गत आते हैं। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की अवैध प्रतिलिपि वितरण या उपयोग। इसके बाद साइबर जासूसी, राजनीतिक या वित्तीय लाभ के लिए गोपनीय जानकारी चुराने के लिए सरकारों और व्यवसायों या व्यक्तियों पर जासूसी करना। दोस्तों, ये सारी चीजें साइबर जासूसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे राजनीतिक या वित्तीय लाभ के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए, राजनीतिक या वित्तीय लाभ के लिए गोपनीय जानकारी चुराने के लिए सरकारों, व्यवसायों या व्यक्तियों पर जासूसी करना। अपने राजनीतिक लाभ और वित्तीय लाभ के लिए किसी सरकार या व्यवसायों का व्यक्तियों का जासूसी करना, ये सारे साइबर जासूसी के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं आगे के टॉपिक्स। आगे के टॉपिक्स में आपको बताया गया कॉमन मेथड्स यूज्ड इन साइबर क्राइम्स, साइबर अपराध में प्रयुक्त सामान्य तरीके। मतलब साइबर क्राइम करने के लिए जो सामान्य तरीके अपनाए जाते हैं, उन तरीकों के बारे में आज बात करेंगे। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा मेलवेयर, जो शॉर्ट फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर इंक्लूड्स वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन्स दैट कैन इन्फेक्ट एंड डैमेज कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि दोस्तों, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए संक्षिप्त मेलवेयर में वायरस, वर्म और ट्रोजन शामिल होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित और नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमने बहुत बार देखा होगा कि किसी लिंक में क्लिक करते हैं तो मोबाइल हैंग या लैपटॉप अच्छे से काम नहीं करने लगता है। तो सारी चीजें मेलवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सोशल इंजीनियरिंग, ट्रिक्स और मैनिपुलेट्स इंडिविजुअल इनटू प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफन थ्रू साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स। मतलब कि दोस्तों, अक्सर मनोवैज्ञानिक रणनीति के माध्यम से व्यक्तियों को व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए बरगलाया जाता है या हेरफेर किया जाता है। फिर से एक बार देख सकते हैं कि अक्सर मनोवैज्ञानिक रणनीति के माध्यम से, मतलब रणनीति के माध्यम से व्यक्तियों को व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए, मतलब उन्हें
मतलब एक रणनीति के तहत व्यक्तियों को बरगलाया जाता है उनके व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए। तो ये सारी चीजें सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है स्पाईवेयर, जो सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ यूजर डिवाइस एंड सेल्स इट टू अ थर्ड पार्टी। मतलब कि दोस्तों सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं के डिवाइस से गुप्त रूप से जानकारी एकत्र करता है और इसे किसी तीसरे पक्ष को भेजता है। ये सारी चीजें स्पाईवेयर के अंतर्गत आते हैं कि सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं के डिवाइस से, मतलब जो उपयोग कर रहा है उनके डिवाइस से गुप्त रूप से किसी थर्ड पार्टी को भेजते हैं। तो ये सारी चीजें स्पाईवेयर के अंतर्गत आते हैं और ये सारे साइबर क्राइम करने के एक सामान्य तरीके हैं। इसके बाद अब किलोगर्स आता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टूल्स दैट रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक ऑन अ डिवाइस अलाउइंग साइबर क्रिमिनल्स टू कैप्चर सेंसिटिव डाटा लाइक पासवर्ड। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर उपकरण जो डिवाइस पर प्रत्येक की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करते हैं, जिसे साइबर अपराधियों के पासवर्ड जैसे संवेदनशील डेटा पर कब्जा करने की अनुमति मिलती है। साइबर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर उपकरण जो डिवाइस पर प्रत्येक कीस्ट्रोक को रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो उपकरण डिवाइस पर प्रत्येक कीस्ट्रोक को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे साइबर अपराधियों को पासवर्ड जैसे संवेदनशील डाटा पर कब्जा करने की अनुमति मिल जाती है। और इसके बाद आता है बॉटनेट, नेटवर्क्स ऑफ compromised computer used to carry out large scale cyber attacks such as spamming or distributed denial of services, जिसको हम बोलते हैं DDoS attacks। बॉटनेट समझौता किए गए कंप्यूटरों के नेटवर्क का उपयोग बड़े पैमाने पर साइबर हमलों जैसे स्पैमिंग या वितरित सेवाओं में इनकार हमलों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। इसके बाद साइबर अपराध के प्रभाव, मतलब यदि आप ये सब करते हैं तो इसके प्रभाव क्या पड़ सकता है आपको या किसी जो ये सब करते हैं उन लोग के लिए। इम्पैक्ट ऑफ साइबर क्राइम, इससे आपको फिनेंशियल लॉस हो सकता है, रेपुटेशन डैमेज हो सकता है, प्राइवेसी वायलेशन हो सकता है और डिसरप्शन ऑफ क्रिटिकल सर्विसेज हो सकता है। इसके बाद मेंटल एंड इमोशनल हार्म आपको पहुंचा सकता है साइबर अपराध। तो आइए इन सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। Financial loss, cyber crime causes substantial financial loss to individual business and government with billions lost annually to fraud, hacking and ransomware attacks। साइबर अपराध व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को पर्याप्त वित्तीय हानि पहुंचाता है। धोखाधड़ी, हैकिंग और रेंसमवेयर हमलों के कारण प्रतिवर्ष अरबों का नुकसान होता है। देख सकते हैं दोस्त साइबर अपराध से कितने नुकसान होते हैं। जैसे साइबर अपराध व्यक्तियों को, व्यवसायों और सरकारों को पर्याप्त वित्तीय हानि पहुंचाता है। धोखाधड़ी, हैकिंग और रेंसमवेयर हमलों के कारण प्रतिवर्ष अरबों का नुकसान होता है। इसके बाद दोस्तों प्रतिष्ठा को नुकसान हम लोग को पहुंचता है। रिपुटेशन डैमेज, डाटा ब्रीचेस कैन कॉज सिग्निफिकेंट रिपुटेशन हार्म टू कंपनीज रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। प्रतिष्ठा के नुकसान मतलब डेटा उल्लंघनों से कंपनियों को प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहक विश्वास और व्यावसायिक अवसरों की हानि हो सकती है। गोपनीयता का उल्लंघन, साइबर अपराधी अक्सर व्यक्तिगत डेटा को निशाना बनाते हैं, जिससे गोपनीयता का उल्लंघन, पहचान की चोरी और संवेदनशील जानकारी तक अनधिकृत पहुंच होती है। इसके बाद आप डिसरप्शन ऑफ क्रिटिकल सर्विसेज, महत्वपूर्ण सेवाओं में व्यवधान, साइबर हमले स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग और सरकारी संचालन जैसी आवश्यक सेवाओं को बाधित कर सकते हैं, जिससे अराजकता पैदा हो सकती है। इसके बाद आपको मेंटल एंड इमोशनल हार्म पहुंचा सकती है। विक्टिम्स ऑफ साइबर बुलिंग, साइबर टॉकिंग एंड अदर ऑनलाइन हरासमेंट में सफर फ्रॉम इमोशनल डिस्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, मानसिक और भावनात्मक क्षति। साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग और अन्य ऑनलाइन उत्पीड़न के शिकार लोग भावनात्मक संकट, चिंता या अवसाद से पीड़ित हो सकता है।
आइए देखते हैं अगला, साइबर अपराध रोकथाम के उपाय। मतलब साइबर अपराध को हम लोग कैसे रोक कर सकते हैं, इस पे रोकथाम के उपाय क्या हैं, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। जैसे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं, फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये कर सकते हैं, इंसरप्शन लगा सकते हैं, बीवेयर ऑफ फिशिंग स्कैम्स, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, सिक्योर नेटवर्क्स, रेगुलर बैकअप्स, ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके अभी देखेंगे कि क्या है। जैसे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं, यूज कॉम्प्लेक्स पासवर्ड दैट कंबाइन नंबर्स, लेटर्स एंड सिंबल्स एंड अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल अकाउंट्स। दोस्तों जटिल पासवर्ड का उपयोग करें जो संख्याएं, अक्षरों और प्रतीकों को जोड़ते हैं, और कई खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करने से बचें। मतलब जैसे आपको 2-4 अकाउंट बनाए रखे हैं तो पासवर्ड को चेंज करके रखें, मतलब एक ही पासवर्ड हर अकाउंट में ना आते हैं, कुछ अलग अलग पासवर्ड रखें और सारे पासवर्डों को अक्षरों और प्रतीकों से जोड़ के रखें। थोड़ा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखें तब आप साइबर क्राइम जो करते हैं उन लोग से बच सकें। इसके बाद है फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बोला गया है कि वायरस सॉफ्टवेयर इंश्योर दैट योर डिवाइसेस हैव अप टू डेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर एंड साइबर थ्रेट्स। सुनिश्चित करें कि आपके डिवाइस में मेलवेयर और साइबर खतरों से बचाने के लिए नवीनतम सुरक्षा सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आपको इंसरप्शन देखने को मिलेगा कि संवेदनशील डाटा को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए एनक्रिप्ट करें। इसके बाद फिशिंग घोटालों जैसे से सावधान रहें, जैसे संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें, विशेषकर अज्ञात स्रोतों से आए ईमेल से। दोस्तों इन सारे चीज़ों से आप बचें, जैसे को ऐसे लिंक जिसको आप नहीं जानते हैं वे सब लिंक को क्लिक करने से बचें, और ऐसे चीज़ जो आपके ईमेल में आते हैं और जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं तो उसे क्लिक करने से बचें। ये सब आपके प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एनेबल 2FA वेयर एवर पॉसिबल टू एड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू योर अकाउंट। अपने खातों में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ने के लिए जहां भी संभव हो 2FA सक्षम करें। इसके बाद सुरक्षित नेटवर्क, एक सुरक्षित पासवर्ड से सुरक्षित वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करें। एक मिनट दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ रेगुलर बैकअप्स, फ्रीक्वेंटली बैक ऑफ योर इंपॉर्टेंट डाटा टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ रैम्सवेयर और डाटा लॉस। जैसे दोस्तों रैम्सवेयर या डाटा हानि के प्रभाव को कम करने के लिए अपने महत्वपूर्ण डेटा को बार बार बैकअप लें। साइबर अपराध कानून और कानूनी ढांचे, साइबर क्राइम लॉज एंड लीगल फ्रेमवर्क्स। आइए इन टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, द मेन लॉ गवर्निंग साइबर crimes in India, which provides legal recognition to electronic commerce and covers offense like hacking, identity theft and fraud. भारत में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कानूनी मान्यता प्रदान करता है और हैकिंग, पहचान की चोरी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों को कवर करता है। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GDPR बोलते हैं, ये अब फुल फॉर्म इसका याद रख सकते हैं। हो सकता है आपकी एक वन वर्ड में आपसे पूछ लिया जाए। ये प्रोटेक्ट्स पर्सनल डाटा एंड प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स इन द यूरोपियन यूनियन विथ स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन डाटा कलेक्शन एंड स्टोरेज। सामान्य डेटा संरक्षण, विनिमय, डेटा संग्रह और भंडारण पर सख्त नियमों के साथ यूरोपीय संघ में व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की रक्षा करता है। इसके बाद आता है कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट, लॉ दैट क्रिमिनलाइज अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम।
एक अमेरिकी कानून जो कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच को अपराध मानता है। साइबर अपराध रोकथाम अधिनियम कंप्यूटर से जुड़े अपराधों को संबोधित करता है, जिसमें हैकिंग, अवैध पहुंच और बाल शोषण जैसे अपराध शामिल होते हैं। बाल शोषण जैसे अपराध सारे साइबर क्राइम प्रिवेंटेशन एक्ट के तहत आते हैं। इसके बाद आता है साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य साइबर अपराध कानूनों में सामंजस्य स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके बाद आता है रोल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा की भूमिका क्या है, इन पे हम लोग चर्चा करते हैं। साइबर सुरक्षा में सिस्टम, नेटवर्क और प्रोग्राम को डिजिटल हमलों से बचाने का अभ्यास शामिल है। साइबर सुरक्षा की भूमिका में आपको साइबर सुरक्षा में सिस्टम, नेटवर्क और प्रोग्राम को डिजिटल हमलों से बचाने का अभ्यास शामिल है। साइबर सुरक्षा में आपको जो नेटवर्क और प्रोग्राम को साइबर से किए जाने वाले हमलों से बचाने का अभ्यास किया जाता है। उसके बाद कंपनियों और सरकारों संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा, कमजोरियों का पता लगाने और साइबर खतरों का जवाब देने के लिए साइबर सुरक्षा पेशेवरों पर भरोसा करती है। दोस्तों, कंपनियां और सरकारें संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा, कमजोरियों को पता लगाने और साइबर खतरों का जवाब देने के लिए साइबर सुरक्षा पेशेवर पर भरोसा करती है। तो ये सब आप सारे पॉइंट्स को नोट्स कर लें, ये सब आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एथिकल हैकिंग एंड ऐसी प्रथा है जहां अधिकृत हैकर किसी सिस्टम की सुरक्षा में सुधार करने के लिए उसमें कमजोरियां ढूंढने का प्रयास करते हैं। साइबर अपराध से निपटने में चुनौतियां, आइए इन टॉपिक्स पर देखते हैं। साइबर अपराधियों की गुमनामी, साइबर अपराधी अक्सर अपनी पहचान छिपाने के लिए एन्क्रिप्शन या गुमनाम ब्राउजिंग जैसे तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, साइबर अपराधियों अपना पहचान को छिपाने के लिए देख सकते हैं इनक्रिप्शन या फिर गुमनाम ब्राउजिंग तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको ट्रैक करना मुमकिन नहीं हो पाता है तुरंत। इसके बाद है क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे, जैसे साइबर अपराध अक्सर विभिन्न देशों में फैलते हैं, जिससे अलग अलग कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी के कारण कानूनी जटिलताएं पैदा होती है। तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे साइबर अपराधी तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए इसे बनाए रखना कठिन हो जाता है। इसके बाद आता है जागरूकता की कमी, कई लोग और संगठन अभी भी संभावित खतरों से अनजान हैं और उचित सुरक्षा उपाय नहीं करते हैं, तो उन्हें जागरूक होना जरूरी है। इसके बाद आप डार्क वेब का नाम सुने होंगे। डार्क वेब जहां नशीली दवाओं की तस्करी, हथियारों की बिक्री और मानव तस्करी जैसे अवैध गतिविधियां होती है, साइबर अपराधियों को ट्रैक करना और बंद करना कठिन हो जाता है। अब सेम चीज को यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमने इसका पीडीएफ धनबाद मैथ्स एकेडमी के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। आप वहां पे जाके इन सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। प्रसिद्ध साइबर अपराध मामले, आप देख सकते हैं वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक 2017, एक वैश्विक रैंसमवेयर हमला जिसने 150 से अधिक देशों में सैकड़ों हजारों कंप्यूटर को प्रभावित किया, डेटा इनक्रिप्ट किया और बिटकॉइन में फिरौती की मांग की। प्रसिद्ध साइबर अपराध मामले, हो सकता है दोस्तों कि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रसिद्ध साइबर अपराध मामले लिखें, तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 में है कि वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक जो 2017 में हुई थी, एक वैश्विक रैंसमवेयर हमला जिसने 150 से अधिक देशों में सैकड़ों हजारों कंप्यूटर को प्रभावित किया, डेटा इनक्रिप्ट किया और बिटकॉइन में फिरौती की मांग की। इसके बाद है
इक्विफैक्स डेटा ब्रीच जो 2017 में हुई थी। हैकर्स ने इक्विफैक्स के सिस्टम में कमजोरियों का फायदा उठाकर 145 मिलियन से अधिक अमेरिकाओं को व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच बनाई। दोस्तों हो सकता है कि आपको वन वर्ड में पूछ दिया जाए कि WannaCry रैंसमवेयर अटैक कब हुई थी, तो आप 2017 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आहू डेटा उल्लंघन जो 2013 और 2014 के बीच हुई थी। अब तक के सबसे बड़े डेटा उल्लंघनों में से एक में 3 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं खातों से समझौता किया गया था। इसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक्सनेट जो कि 2010 में हुआ था, एक कंप्यूटर वर्म जिसका उपयोग औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों को लक्षित करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बाधित करने के लिए किया जाता था। साइबर अपराध जागरूकता के महत्व, यदि हम लोग इसमें जागरूक हो जाएं तो हम लोग को इसमें क्या फायदा हो सकता है, क्या महत्व हो सकता है, तो ये सब के बारे में देखेंगे। जैसे पब्लिक अवेयरनेस, साइबर हाइजीनिक, रोल ऑफ स्कूल एंड बिजनेस, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं एक-एक करके। सार्वजनिक जागरूकता, साइबर खतरों को रोकने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को साइबर अपराध के जोखिमों और सुरक्षित प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। इसके बाद है साइबर सुरक्षता, नियमित अपडेट, सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार भेद्यता से कम करने में महत्वपूर्ण है। स्कूलों और व्यवसायों की भूमिका, संस्थानों को साइबर अपराध के जोखिमों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और निवारक उपाय सिखाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम मॉड्यूल 1 के और टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह के नोट्स और क्लासेस लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप इसका नोट्स PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्त आप यदि आप VVU से देख रहे हैं या BBMQ, SKMU किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तो आपको हमारे धनबाद मैथ्स के एप्लीकेशन में आपको मैथ्स मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ MDC, माइनर, सेक, VSC और AAC जैसे सारे सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप BBMQ या VVU से हैं तो आप तो देख सकते हैं। अभी इंटरनेट नहीं है तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।